Today I will discuss about the topic is community pharmacy. आज हम लोग कम्युनिटी फार्मेसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। कम्युनिटी फार्मेसी में क्या क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी। क्या क्या अपने ऑब्जेक्टिव है कम्युनिटी फार्मेसी टॉपिक पढ़ने के पीछे। अपॉन कंप्लीटेशन ऑफ दिस टॉपिक the student should be able to like what is community pharmacy. Second one is maintenance of record of retail and wholesale drug stores. कैसे हम लोग होलसेल एंड ड्रग स्टोर जो है उसके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं। थर्ड वन इज लीगल रिक्वायरमेंट्स। व्हाट आर द लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी। एक कम्युनिटी फार्मेसी ओपन करने के लिए क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स हम लोगों को होती है। एंड लास्ट वन इज स्ट्रक्चर ऑफ रिटेल एंड होलसेल ड्रग स्टोर। एक होलसेल और रिटेल ड्रग स्टोर के लिए क्या स्ट्रक्चर हम लोगों को रेडी करना होता है। नेक्स्ट वन, लर्निंग आउटकम्स ऑफ community pharmacy. On successful completion of unit, students will be able to like community pharmacy and organization and structure of retail and wholesale drug store. Third one is legal requirement of establishment and maintenance of a drug store. And last one outcome is maintenance of record of retail and wholesale drug store. These are the learning outcomes of this topic. First of all, discuss about the definition of community pharmacy. Means what is community pharmacy? Community pharmacy include all the establishments that are privately owned and whose functions is the serve the society needs for drug products and pharmaceutical services. बेसिकली कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। जो हम लोगों का एस्टेब्लिशमेंट होता है एंड एक जो मेन फंक्शन होता है वो ये है कि हम लोगों को जो हम लोगों की सोसाइटी है उसको हम लोग क्या करेंगे, सर्व करेंगे लाइक ड्रग प्रोडक्ट्स एंड फार्मास्यूटिकल सर्विसेज। जो एक नीड होती है सोसाइटी की वो हम फुलफिल करेंगे बाय द कम्युनिटी फार्मेसी। नेक्स्ट वन इंक्लूड्स corporate pharmacy chain, the pharmacy department, supermarket। सभी अपने आप को म्यूट करके रखिए। नेक्स्ट वन includes corporate pharmacy chain to pharmacy department in supermarket and independently owned pharmaceutical shops। यहाँ पे जो हम लोगों के कॉर्पोरेट फार्मेसी चेन होती है वो क्या है, एक फार्मेसी डिपार्टमेंट है जो कि सुपरमार्केट्स में हम लोगों को इंडिपेंडेंटली एंड फार्मास्यूटिकल शॉप्स जो ओपन होती है। एंड हाइब्रिड ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड बिजनेस। यहाँ पे जो कम्युनिटी फार्मेसी है ये क्या है, हाइब्रिड फॉर्म है बिटवीन टू लाइक प्रोफेशनलिज्म जो कि प्रोफेशनल्स हैं उनके एंड जो बिजनेसमैन हैं उनके बीच में एक हाइब्रिड फॉर्म है। नेक्स्ट वन, स्कोप ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी। व्हाट आर द स्कोप ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी के क्या क्या स्कोप्स हैं। फर्स्ट वन, एडवांसमेंट इन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी लाइक न्यूअर ड्रग्स इन मार्केट। अगर कोई भी नई ड्रग का एडवांसमेंट होता है या फिर उसकी रिसर्च होती है टेक्नोलॉजी के थ्रू तो वो एक न्यू ड्रग्स क्या है मार्केट के अंदर जो आती है वो किसके थ्रू आएगी, कम्युनिटी फार्मेसी के थ्रू। नेक्स्ट वन इज population explosion, medical facilities insufficient for all। अगर कोई भी कम्युनिटी है अगर उसको जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो इनसफिशिएंट है तो वो कौन फुलफिल करता है, एक कम्युनिटी फार्मेसी के थ्रू फुलफिल होती है। नेक्स्ट वन इज डिजीज प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रमोशंस इन सोसाइटी। अगर सोसाइटी के अंदर कोई भी डिजीज है तो उसको प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रमोशंस जो हेल्थ के रिगार्डिंग जो प्रमोशंस होते हैं वो कौन करेगा, एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट ही करेगा बाय द कम्युनिटी फार्मेसी। These are the scopes of community pharmacy. Next one, community pharmacy management. How to manage community pharmacy। हम लोग एक कम्युनिटी फार्मेसी को कैसे मैनेज करें। यस, बैक स्लाइड पे आना। यस, population explosion, what is this?
population explosion. Population explosion, the cause of the population explosion includes many factors and reasons. जो हम लोगों को अगर कोई भी पॉपुलेशन है किसी भी सोसाइटी के अंदर उन पर उनको किसी भी टाइप्स के हम लोगों को मैनी टाइप्स के फैक्टर्स होते हैं, रीजंस होते हैं जिनकी वजह से हम लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज के अंदर इनसफिशिएंसी रहती है. इट्स मींस पॉपुलेशन एक्सप्लोशंस. समझ में आया? तो इसमें पॉपुलेशन कम्युनिटी फार्मेसी का सर, इसमें फार्मेसी कम्युनिटी का क्या रोल होगा सर? इसमें कम्युनिटी फार्मेसी का ये रोल है कि अगर कोई भी हम लोगों की सोसाइटी है, कोई भी पर्टिकुलर एरिया है, अगर वहाँ पे हम लोगों की जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो अगर फुलफिल नहीं हो पा रही है तो वहाँ पे एक कम्युनिटी फार्मेसी है जो कि उनको मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कर पाती है. जैसे कि हम लोगों के मेडिकल स्टोर्स होते हैं, वो मेडिकल स्टोर्स एक तरीके से क्या है, कम्युनिटी मेडिकल स्टोर्स मानते हैं उनको. मेडिकल स्टोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरीके से कम्युनिटी फार्मेसी है जो कि एक पर्टिकुलर लोकेलिटी के अंदर कम्युनिकेट करती है. इससे जो भी पेशेंट्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, उनके बीच में फार्मासिस्ट के थ्रू. ओके सर, तो एक शॉप भी हो सकता है और रिटेलर बिल्कुल. एक शॉप भी हो सकता हाँ, एक होलसेल या रिटेल जो भी शॉप होता है अपन उसको फार्मेसी टर्म में, जो हम लोगों के नॉर्मल मेडिकल स्टोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कम्युनिटी फार्मेसी के ही उन्हीं को हम लोग वहाँ पे जो एक फार्मासिस्ट काम करता है उसी को हम लोग कम्युनिटी फार्मासिस्ट बोलते हैं. और जो वो फार्मेसीज होती हैं मेडिकल, हम लोग यहाँ पे हम लोगों के लोकल में अगर देखते हैं तो इनको मेडिकल स्टोर्स बोलते हैं. बट अगर फार्मेसी के टर्म्स में हम लोगों को देखते हैं तो ये कम्युनिटी फार्मेसी ही होती है. सर। ओके. कम्युनिटी फार्मेसी में सर उसमें डॉक्टर किसी भी टीम की कोई नीड नहीं होगी, ना जैसे हम ना, लोग हॉस्पिटल कम टाइप से कम पढ़े थे कि हाँ, हाँ। वो हॉस्पिटल फार्मेसी में, हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर डॉक्टर्स की नीड होती है, पर एक कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर जो पेशेंट है और जो फार्मासिस्ट है उन दोनों के बीच में डायरेक्टली कम्युनिकेशन होता है. इसी वजह से हम उनको कम्युनिटी फार्मेसी बोलते हैं. जो वहाँ पे जो फार्मासिस्ट होता है उनको हम लोग कम्युनिटी फार्मासिस्ट बोलते हैं. ओके. ओके सर। ओके. नेक्स्ट वन, कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट. हाउ टू मैनेज कम्युनिटी फार्मेसी. एक कम्युनिटी फार्मेसी अगर रन है तो उसको हम लोग कैसे मैनेज करेंगे? हाउ टू मैनेज कम्युनिटी फार्मेसी. फर्स्ट वन इज सिलेक्शन ऑफ फार्मेसी साइट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक कम्युनिटी फार्मेसी स्टार्ट करने के लिए क्या सेलेक्ट करेंगे? साइट, एक लोकेशन. ए नीडी टाउन और सिटी शुड बी सिलेक्टेड. अगर हम लोगों को अच्छे से अगर कोई कम्युनिटी फार्मेसी को रन करना है, मैनेज करना है, तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ऐसी सिटी चूज करेंगे जहाँ पे अच्छे से पॉपुलेशन रहती हो, उस एरिया को हम लोग सेलेक्ट करेंगे. सेकेंड वन, द साइट अवेलेबल मस्ट बी मोस्ट सुटेबल ऑन अवेलेबल इन द सिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो सिटी के पास में और जो मोस्ट सुटेबल अगर अवेलेबिलिटी है, जगह है जहाँ पे प्रॉपर लोगों का आवागमन है, या फिर हम लोगों के हॉस्पिटल्स हैं, कॉलेजेस हैं, पॉपुलेशन है, रेलवे स्टेशन जहाँ पे पॉपुलेशन का ज्यादा सरकमटेंस होता है, मतलब आवागमन ज्यादा होता है, वहां पे हम लोग सिलेक्शन करेंगे साइट को कम्युनिटी फार्मेसी के लिए. Next one, site of the pharmacy should be at the center of the population to be served to ensure accessibility and convenience. यहाँ पे आप लोगों को यही चीज बताई जा रही है कि एक कम्युनिटी फार्मेसी के लिए जो हम लोग साइट का सिलेक्शन करेंगे वो कहाँ पे करेंगे? सेंटर ऑफ द पॉपुलेशन. जहाँ पे जिस सेंटर के चारों तरफ हम लोगों को पॉपुलेशन हो और वहाँ पे हम लोग मेडिसिन की असेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंटली पेशेंट्स को प्रोवाइड कर पाए. नेक्स्ट वन, इक्विप्ड विथ एडिक्वेट एंड फ्री पार्किंग फैसिलिटीज. एंड जहाँ पे हम लोग कम्युनिटी फार्मेसी के लिए लोकेशन चूज कर रहे हैं वहाँ पे प्रॉपर एडिक्वेट एंड इक्विप्ड पार्किंग की फैसिलिटीज भी होनी चाहिए, वो भी फ्रीली. नेक्स्ट वन, if possible the site should be in a neighborhood of community shopping centers for convenience and accessibility of the customers. यहाँ पे हम लोग जो हम लोगों की कम्युनिटी फार्मेसी है उनको हम लोग पॉसिबिलिटी कौन सी साइट पे लोकेट करेंगे? जहाँ पे हम लोगों के लाइक शॉपिंग सेंटर्स, जो बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, शॉपिंग सेंटर्स होते हैं, जहाँ पे नॉर्मली ही पब्लिक बहुत अच्छे से आती है, पॉपुलेशन अच्छी रहती है, जिससे कि हम लोगों के पेशेंट्स के साथ में कन्वीनियंस एंड एक्सेसिबिलिटी क्या हो? अच्छी हो. पेशेंट्स की कन्वीनियंस और उनकी एक्सेसिबिलिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे? शॉपिंग सेंटर्स के पास में कम्युनिटी फार्मेसीज का क्या करेंगे?
लोकेशन चूज करेंगे। नेक्स्ट वन, एन आइसलैंड टाइप ऑफ लोकेशन, an island type of location in which the pharmacy is and the main traffic arteries with adequate parking facilities can be opted। यहाँ पे हम लोग जो भी लोकेशन चूज कर रहे हैं एक कम्युनिटी फार्मेसी के लिए, तो उसके साथ में हम लोगों को जो एक हम लोगों के ट्रैफिक रहता है उस चीज का भी हम लोग ध्यान रखेंगे, जिससे कि कोई भी अगर कस्टमर आता है तो उसको प्रॉपरली पार्किंग फैसिलिटीज प्रोवाइड हो सके। नेक्स्ट वन, the bargain location in term of rent proves to be a liability than an assets in the long run। Bargains means a agreement between two or more peoples or groups as the what each will be for the others। यहाँ पे अगर हम लोग कोई भी कम्युनिटी फार्मेसी ओपन करते हैं तो उसमें हम लोगों के एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में क्या है, एक एग्रीमेंट फॉर्म होता है। जैसे हम लोग किसी भी शॉप रेंट पे अगर लेते हैं तो उस कंडीशन में हम लोगों को प्रूव करना पड़ता है कि हमने इस पर्सन से रेंट पे हम लोगों ने लोकेशन ली है। तो उस चीज के लिए हम लोग वो लोकेशन क्यों रिक्वायर्ड होती है, रेंट प्रूव टू बी ए लायबिलिटी देन असेस्ड इन द लॉन्ग रन, क्योंकि वो जो हम लोगों के पास एक एग्रीमेंट फॉर्म होता है वो लंबे टाइम तक एक फार्मेसी को रन करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट वन, प्लान ऑफ एन आइडियल होलसेल एंड रिटेल ड्रग स्टोर। एक होलसेल और रिटेल ड्रग स्टोर को हम लोग आइडियली रन करें उसके लिए क्या क्या प्लान्स हम लोग फर्स्टली करते हैं। फर्स्ट वन, ऑब्जेक्टिव ऑफ आइडियल लेआउट डिजाइन। एक आइडियल लेआउट डिजाइन करने के लिए हम लोगों के दिमाग में क्या क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए, जिसके पीछे हम लोग होलसेल एंड रिटेल ड्रग स्टोर को प्लान कर रहे हैं। फर्स्ट वन ऑब्जेक्टिव इज टू अट्रैक्ट ए लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स। जो हम लोगों का फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है एक होलसेल और ड्रग स्टोर को प्लान करने का, वो ये है कि टू अट्रैक्ट ए लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स, कि हम लोगों की जो भी एक रिटेल और ड्रग स्टोर है, होलसेल ड्रग स्टोर है, वहां पे कस्टमर्स क्या हो, लार्ज नंबर में अट्रैक्ट हो। एंड सेकंड वन ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द सेल्स ऑफ द स्टोर। और सेकंड ऑब्जेक्टिव हम लोगों का ये होना चाहिए कि हम लोगों का प्रॉपर तरीके से जो एक स्टोर है, मेडिकल होलसेल या रिटेल जो स्टोर है, उसकी जो सेल है वो इंक्रीज होनी चाहिए। ये हम लोगों का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। एंड थर्ड वन ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस द सेलिंग एक्सपेंसेस टू द मिनिमम। सेलिंग एक्सपेंसेस से मींस आर द कॉस्ट एसोसिएटेड विद डिस्ट्रीब्यूटिंग, मार्केटिंग एंड सेलिंग ए प्रोडक्शन और प्रोडक्ट और सर्विसेज। यहाँ पे हम लोगों की जो भी हम लोग मार्केटिंग करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे प्रोडक्ट्स का, उसके अंदर हम लोगों की जो सेलिंग एक्सपेंसेस है, जो खर्चा आता है सेल करने के अंदर, वो हम लोग क्या करेंगे, उसको मिनिमम रखेंगे, उसको रिड्यूस करेंगे। बिकॉज हम लोग अगर ज्यादा सेलिंग एक्सपेंसेस देंगे या ज्यादा खर्चा करेंगे तो उस कंडीशन में हम लोगों को प्रॉफिट कम होगा। तो यहाँ पे हम लोगों का थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है, टू रिड्यूस द सेलिंग एक्सपेंसेस टू द मिनिमम। And last one objective of the ideal layout is to provide customer satisfaction। जो हम लोगों का लास्ट ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम लोगों को कस्टमर्स को क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। बिकॉज सबसे मेन वहां पे हम लोगों के लिए क्या है, कस्टमर्स। अगर हम लोग कस्टमर्स को सेटिस्फाई करेंगे तो एक कस्टमर अनदर कस्टमर्स को हम लोग के पास लेके आएगा। तो कस्टमर सेटिस्फिकेशन रिक्वायर्ड होता है हम लोगों के होलसेल एंड ड्रग स्टोर्स के अंदर। These are the objectives of ideal layout design। एक आइडियल लेआउट डिजाइन करने के लिए ये ऑब्जेक्टिव्स हम लोगों के दिमाग में होने चाहिए कि हम लोगों के पास अट्रैक्ट ए लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना चाहिए एंड इंक्रीज द सेल ऑफ द स्टोर। जो हम लोगों का ड्रग स्टोर है, लाइक चाहे होलसेल हो या रिटेल ड्रग स्टोर हो, उसकी सेल इंक्रीज होनी चाहिए। एंड रिड्यूस द सेलिंग एक्सपेंसेस टू द मिनिमम। जो सेलिंग एक्सपेंसेस है उसको हम लोग रिड्यूस करेंगे and provide customer satisfactions। Next one, have adequate space for reserve stock, office and resting space। हम लोगों के पास एक होलसेल और रिटेल ड्रग स्टोर के लिए जो एडिक्वेट Sir, स्पेस, यस backslide please।
Yes. Back slide, please. Third number, Yes. third number, sir. After learning outcomes, third या फिर फर्स्ट वन डेफिनेशन वाली? डेफिनेशन वाली नहीं सर, आप आगे आओ, पॉइंट वाला था ना उसमें, थर्ड वन, हम लोग एक्सपेंसेस को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं उसको, हाउ वी कैन रिड्यूस द, यहाँ पे या यस सर, थर्ड वन। सेलिंग एक्सपेंसेस को हम लोग रिड्यूस करेंगे, वो ऐसे करेंगे कि जो भी हम लोगों को जैसे एडवर्टाइजमेंट हम लोग करते हैं, जो भी हम लोगों की एडवर्टाइजमेंट होते हैं, मार्केटिंग होती है किसी भी मेडिसिन को सेल करने के लिए, आप लोगों को पता है अभी मार्केट के अंदर कोई भी नया प्रोडक्ट आता है तो उस चीज के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है उसकी मार्केटिंग के लिए? आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा एमआरस, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो क्या करते हैं, एक ड्रग को मार्केट के अंदर अवेलेबल कराने के लिए, उसकी मार्केटिंग करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो वहाँ पे हम लोगों के जो सेलिंग एक्सपेंसेस है, वहाँ पे जो खर्चे होते हैं, डॉक्टर्स को गिफ्ट वगैरह देना होता है, सैंपल्स हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ते हैं, तो वहाँ पे हम लोग ये पॉसिबिलिटी रखेंगे कि हम लोगों का जो सेलिंग एक्सपेंसेस है, जो अदर खर्चे आ रहे हैं, वो कम होने चाहिए। हम पॉसिबिलिटी रखेंगे कि जितने कम हम लोगों के हो सके उतनी हम लोग कम करेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस को। ओके ओके सर, ओके सर। यहाँ पे ऐसा हो सकता है क्या, जैसे कि जो हम लोग का बेस्ट ड्रग हो जाता है, जैसे कि डेट एक्सपायर मेडिसिन होता है, उसका कोई यस, भी ये ले ले उसका हम भी लोग। उसका भी हम लोगों का ये रहता है कि अगर कोई भी नियर एक्सपायरी मेडिसिन होती है तो उनको हम लोगों का टाइम टू टाइम हम उनका क्या करेंगे, ऑडिट करवाएंगे। ऑडिट के अंदर हम लोगों की जो नियर एक्सपायरी ड्रग्स होती हैं, बिफोर 3 मंथ्स अगर कोई भी मेडिसिन एक्सपायर होने वाली है तो उससे 3 महीने पहले हम लोग उसका ऑडिट करवा के और उसकी जो एक्सपायरी नियर एक्सपायरी मेडिसिन है, हम उनको क्या करेंगे, वापस से जो हम लोगों की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वहां पे हम उनको वापस से भेजेंगे, जिससे कि हम लोगों का जो जो बेस्ट होना चाहिए मेडिसिन का वो वेस्टेज नहीं होगा, और वहाँ पे हम लोगों की जो सेलिंग एक्सपेंसेस है, जो खर्चे आ रहे हैं, वो हम लोगों के ज्यादा नहीं होंगे। बिकॉज अगर कोई भी मेडिसिन अगर एक्सपायरी हो जाती है तो उसके बाद में हम उसकी जो एमआरपी होती है उसके अंदर क्या होता है, जो लेस हो जाता है, जो हम लोग रिटर्न करते हैं किसी भी कंपनी को, तो वहाँ पे हम लोगों का जो प्रॉफिट होता है वो कम हो जाता है। एंड अगर बिफोर नियर एक्सपायरी, अगर बिफोर 3 मंथ्स हम लोग एक्सपायरी डेट से अगर उसको सबमिट करते हैं, जहाँ से हम लोगों ने परचेज किए किसी भी होलसेल ड्रग स्टोर से, तो वहाँ पे हम लोग उसको वापस से सबमिट कर देते हैं। समझ में आया अब यहाँ पे हम लोग कैसे सेलिंग एक्सपेंसेस को रिड्यूस करेंगे? यस सर, डन। ओके, नेक्स्ट वन, have adequate space for reserve store, office and resting space। एक हम लोगों का जो भी होलसेल या रिटेल जो ड्रग स्टोर होता है, वहाँ पे हम लोगों को एडिक्वेट स्पेस होना चाहिए। किस चीज के लिए? रिजर्व, जो भी हम लोगों का स्टॉक होता है, मेडिसिन का स्टॉक होता है उसके लिए, एंड जो हम लोगों के रेस्टिंग स्पेस, अगर वहाँ पे कोई भी वर्कर काम कर रहा है, जैसे फार्मेसी के अंदर हम लोगों के फार्मासिस्ट काम करते हैं, हेल्पर एंड कंप्यूटर ऑपरेटर, तो उनके लिए एक जो ऑफिस के वर्कर्स हैं उनके लिए रेस्टिंग स्पेस भी होना चाहिए। तो वो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि हम लोगों को एक होलसेल ड्रग स्टोर के लिए कितना स्पेस रिक्वायर्ड होता है, वो सभी आगे आएंगे। नेक्स्ट वन, टू हैव प्रॉपर एंट्रेंस फॉर द न्यूली अराइव्ड गुड्स। और एक होलसेल एंड ड्रग स्टोर फार्मेसी के लिए प्रॉपरली क्या होना चाहिए, एक एंट्रेंस होना चाहिए, जिससे कि जो भी हम लोगों के न्यू प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, गुड्स आ रहे हैं, वो इजीली हम लोगों के ड्रग स्टोर के अंदर एंटर हो सके। नेक्स्ट वन, टू प्रोजेक्ट ए प्रोफेशनल इमेज एंड इम्प्रूव जर्नल अपीयरेंस। हम लोगों का मेन जो एक ड्रग स्टोर के अंदर प्रोजेक्ट रहता है वो ये रहता है कि जो हम लोगों की इमेज है वो प्रोफेशनल होनी चाहिए, क्योंकि एक फार्मासिस्ट क्या होता है, प्रोफेशनल बंदा होता है, प्रोफेशनल पर्सन होता है, तो वहाँ पे हम लोगों की जो एक इमेज है वो प्रोफेशनल होनी चाहिए। एंड इम्प्रूव जर्नल अपीयरेंस, जब जर्नल अपीयरेंस के अंदर हम लोगों के जैसे कोई भी अगर कस्टमर है, कोई भी पेशेंट है, तो उसको हम लोग प्रॉपर तरीके से सेटिस्फाई करें, जो भी उनकी क्वेरीज है उनको अच्छे से उनको प्रोवाइड करें। इट्स मीन्स जर्नल अपीयरेंस से उसको हम लोग इम्प्रूव करें। नेक्स्ट वन, to minimize the movement of the customers in the premises of the pharmacy। to minimize the movement of the customers in the premises of the pharmacy। यहाँ पे कस्टमर्स के मूवमेंट को मिनिमाइज करने से मतलब ये है
कि अगर आपके पास आपकी होलसेल या ड्रग स्टोर फार्मेसी के अंदर कोई भी अगर कस्टमर आता है या कोई भी पेशेंट आता है, तो आपके फार्मेसी से वो कस्टमर मूवमेंट नहीं होना चाहिए, दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए। उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है, उसकी जो भी जो एक तरीके से उसको जो भी प्रोडक्ट्स चाहिए, जो भी इक्विपमेंट्स चाहिए, वो आप उसको प्रोवाइड करवाओ। तो यहाँ पे मतलब यही है कि कोई भी कस्टमर अगर आपके मेडिकल स्टोर पे आता है या आपकी फार्मेसी पे आता है, तो वो वहां से उसको प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। नेक्स्ट वन, a modern drug store should fulfill all the requirements in Schedule N of the Drug and Cosmetic Rules 1945। यहाँ पे हम लोगों के जो आप लोगों के जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट आप लोगों ने पढ़ चुके हो, जो हम लोगों का शेड्यूल एन होता है, उसका मतलब क्या होता है? एनीवन कोई बता सकता है शेड्यूल एन का मतलब क्या होता है? ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 का जो फार्मेसी में जो इक्विपमेंट रन करता है उसका लिस्ट है सर। यस सर जो फार्मेसी में इक्विपमेंट रन होता है उसको बताया सीजन में। यस ओके लिसन, यहाँ पे शेड्यूल एन से मतलब ये है कि हम लोगों की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है एक फार्मेसी को रन करने के लिए, वो हम लोगों का कौन से शेड्यूल में आता है? शेड्यूल एन के अंदर हम लोगों को ये डिटेल्स मिलेंगे कि एक जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है एक फार्मेसी को रन करने के लिए, वो क्या क्या रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट वन, मिनिमम फ्लोर स्पेस रिक्वायर्ड। मिनिमम फ्लोर स्पेस कितना रिक्वायर्ड होता है हम लोगों को? एक होलसेल ड्रग स्टोर के अंदर 200 स्क्वायर फीट एरिया हम लोगों को रिक्वायर्ड होता है, एंड रिटेल ड्रग स्टोर के अंदर हम लोगों को मिनिमम फ्लोर स्पेस रिक्वायर्ड होता है 150 स्क्वायर फीट। ये हम लोगों का एरिया रिक्वायर्ड होता है, हम लोगों को स्पेस रिक्वायर्ड होता है फॉर द रनिंग ऑफ होलसेल ड्रग स्टोर एंड रिटेल ड्रग स्टोर। और यहाँ पे आप लोगों को एक रिटेल ड्रग स्टोर डिजाइन दिखा रखा है एंड एक होलसेल ड्रग स्टोर डिजाइन। हाउ टू डिजाइन होलसेल एंड ड्रग स्टोर? अगर हम लोगों को होलसेल ड्रग स्टोर ओपन करना है या रिटेल ड्रग स्टोर ओपन करना है, तो उसके लिए हम लोगों को क्या डिजाइन करनी होगी, क्या लेआउट बनाना होगा? तो ये आप लोगों का लेआउट है। लाइक एक रिटेल ड्रग स्टोर के लिए 15 स्क्वायर फीट हम लोगों की लेंथ होनी चाहिए एंड 10 स्क्वायर फीट हम लोगों की विड्थ होनी चाहिए, एंड इसके अंदर हम लोगों को प्रोवाइड होना चाहिए डिस्प्ले विंडो, एंट्रेंस, रैक्स फॉर स्टोरिंग ऑफ मेडिसिन एंड वेटिंग एरिया। पेशेंट्स के लिए हम लोगों के या कस्टमर्स के लिए वेटिंग एरिया होना चाहिए, एंड एक फार्मासिस्ट के लिए टेबल और चेयर एंड स्टोरेज कंडीशंस होनी चाहिए, एंड फ्रीजर हम लोगों को एक होलसेल एंड ड्रग स्टोर दोनों के अंदर हम लोगों को फ्रीजर रिक्वायर्ड होता है फॉर दी, जैसे हम लोगों की कूल स्टोरेज पे एंड कोल्ड स्टोरेज पे या फ्रीजर के अंदर जो मेडिसिन स्टोर होती है उनके लिए हम लोगों को फ्रीजर रिक्वायर्ड होता है। तो ये आप लोगों के क्या है, होलसेल एंड ड्रग स्टोर डिजाइन का लेआउट है, एक तरीके से उसका मैप है। नेक्स्ट वन, लीगल रिक्वायरमेंट्स। व्हाट आर दी लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर दी फार्मेसी? एक फार्मेसी को ओपन करने के लिए, उसको रन करने के लिए हम लोगों को क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है? फर्स्ट वन इज जर्नल लाइसेंस। जो जर्नल लाइसेंस होता है जो कि हम लोगों के मेडिसिन को परचेज करने के लिए एंड सेल करने के लिए हम लोगों को रिक्वायर्ड होता है। फर्स्ट वन, granted to person who have the premises for the business and who engage the services of a qualified person to supervise the sale of the drug। यहाँ पे हम लोगों को जो लाइसेंस मिलता है वो एक क्वालिफाइड पर्सन को मिलता है। एनीवन कोई बता सकता है यहाँ पे क्वालिफाइड पर्सन से मीन क्या है? व्हाट इज द मीन ऑफ क्वालिफाइड पर्सन? They must be a pharmacist. यस, क्वालिफाइड पर्सन से मतलब यहाँ पे है यस यहाँ पे क्वालिफाइड पर्सन से मतलब ये है कि एक जो मेडिकल स्टोर को हम लोगों को रन करने के लिए जो क्वालिफाइड पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है वो हम लोगों का एक फार्मासिस्ट होता है। क्वालिफाइड पर्सन से मतलब यहाँ पे एक फार्मासिस्ट, वो भी एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट
कहाँ पे? हम लोगों के स्टेट फार्मेसी काउंसिल एंड फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर हम लोग अगर किसी भी पर्सन का नाम एंटर्ड है, रजिस्टर्ड है, इट्स मीन्स वो एक क्वालिफाइड पर्सन है, वो एक क्वालिफाइड फार्मासिस्ट है। और वो फार्मासिस्ट होगा, जो क्वालिफाइड पर्सन होगा, वो सुपरवाइज करेगा किसको? सेल ऑफ द ड्रग्स। जो हम लोगों के ड्रग स्टोर से मेडिसिन का सेल हो रहा है उसको सुपरवाइज करेगा कि हाँ कोई भी मेडिसिन एक्सपायरी डेट की हम लोग किसी भी पेशेंट को या कस्टमर को सेल नहीं करे। और जो भी हम लोगों की रिक्वायरमेंट्स होती हैं लाइक बिलिंग वगैरह है, जो भी हम लोगों की क्वांटिटी, क्या बेच नंबर है, उन सभी चीजों को एक जो क्वालिफाइड पर्सन होता है वो चेक करता है, देन उसको सेल करता है, सुपरवाइज करता है। अगर आप लोगों से मैं पूछूं कि एक आप एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एक ड्रग स्टोर पे काम कर रहे हो, तो आप लोग अगर मेडिसिन किसी भी पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हो तो उसके अंदर क्या क्या चीज आप लोग नोट करोगे? एनीवन कोई बता सकता है क्या क्या चीजें हम लोगों को देखनी होती है बिफोर सेलिंग मेडिसिन? किसी भी पेशेंट को हम लोग अगर मेडिसिन को सेल कर रहे हैं तो उससे पहले हम लोगों को क्या क्या चीज देखनी होती है? तो एज यस, फैक्टर देखेंगे सर, उसका जो ऑप्शन में होगा वो देखेंगे। आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही मेरे पास। उसका वेट पर्सनल, तो उसका पहले प्रिस्क्रिप्शन देख सकते यस, हैं, उसका वेट देख सकते हैं। ये सभी चीजें तो हम लोगों की जर्नल हो गई है। मैं मेडिसिन से उसका रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ। अगर ओके लिसन, एक बार सुनिए। मेन में मेडिसिन के रिगार्डिंग जो बात कर रहा हूँ ये तो जनरल चीज है। आप लोगों को पेशेंट का नाम भी देखना होगा, उसकी एज भी देखनी होगी, देन उसके बाद ही जो भी मेडिसिन हम लोगों के प्रिस्क्रिप्शन में है वही हम लोगों को देनी है। बट जो हम लोग प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग मेडिसिन दे रहे हैं उसके अंदर हम लोगों को मेन चीज देखनी होती है कि जो मेडिसिन हम लोग दे रहे हैं वो प्रॉपर है या नहीं है, जो मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन में है वो है या नहीं है। देन उसके अंदर जो उसका कोई अगर सब्स्टिट्यूट हम लोग दे रहे हैं तो वो सेम है या नहीं है। देन उसके पेज नंबर, देन उसकी एक्सपायरी डेट, ये क्या है हम लोगों की मेन चीज होती है। अगर कोई भी पेशेंट को आप लोग मेडिसिन दे रहे हो तो उनका जो भी आप जिस बेच नंबर पे मेडिसिन दे रहे हो, हर मेडिसिन का एक बेच नंबर होता है, वो बेच नंबर आप लोगों का मैच कर रहा है या नहीं है। और उसके ऊपर जो एक्सपायरी डेट होती है वो हम लोगों की इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज एक्सपायरी डेट जो मेडिसिन होती है वो हम लोग पेशेंट्स को डिस्पेंस नहीं कर सकते, उनको सेल नहीं कर सकते। Next one, the license for the retail sale of drug other than the ones mentioned in the schedule C, C1 and X are issued in the form number 20. Anyone कोई बता सकता है शेड्यूल जो हम लोगों की मेडिसिन होती हैं शेड्यूल सी, C1 कौन से शेड्यूल के अंदर आती है? आप लोगों ने शेड्यूल्स पढ़े हैं, शेड्यूल ए बी सी डी, ये जो होते हैं हम लोगों के। तो जो C1 एंड X जो मेडिसिन होती हैं वो कौन से शेड्यूल में आती है? यस और नो? हेलो। एक्स नार्कोटिक ड्रग्स आते हैं उसके अंडर। एंड C और C1? सी और C1 यस। biological products, और अदर देन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स? मैं शेड्यूल पूछ रहा हूँ, शेड्यूल कौन सा होता है? शेड्यूल ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है। जो हम लोगों के बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं वो कौन से में आते हैं? अदर देन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं वो कौन से में आते हैं? बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में तो हम लोगों के वैक्सीन, सीरा, टॉक्सिन्स, ये जो अभी आते हैं हम लोगों के बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में आते हैं। में अदर देन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जिसके अंदर हम लोगों के आते हैं वो कौन से शेड्यूल में आते हैं? शेड्यूल सी में ही आते हैं सर। एंड अदर देन, और जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं वो कौन से में आते हैं? सर चलो आपके जो जूरिस सब्जेक्ट है उसी का क्वेश्चन पूछता हूँ। जो हम लोगों के ओमिटेड शेड्यूल्स हैं जो हट चुके हैं
वो कौन कौन से शेड्यूल्स हैं? ओमिटेड शेड्यूल्स, जो कि हम लोगों के शेड्यूल की लिस्ट के अंदर नहीं होते हैं। remedial products just like something ऐसा होता है, वो उसको साइड कर दिया गया, बट उसका शेड्यूल नहीं है मुझे किसके अंदर आता है। आप लोगों के जो शेड्यूल होते हैं EIL, शेड्यूल EIL, दीज आर शेड्यूल्स ओमिटेड। ये 3 शेड्यूल्स हैं जो कि हम लोगों के ओमिटेड हो चुके हैं। ये शेड्यूल्स हम लोगों की लिस्ट में नहीं होते हैं। शेड्यूल ई के अंदर हम लोगों का शेड्यूल ई नहीं होता है, बट E1 होता है। ओके ओके, नेक्स्ट वन, फॉर ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C एंड C1 इन फॉर्म नंबर 21। अगर हम लोगों को शेड्यूल C एंड C1 की मेडिसिन को अगर सेल करना है तो उसके लिए हम लोगों को कौन सा फॉर्म नंबर स्पेसिफाइड है? फॉर्म नंबर 21। एंड शेड्यूल X ड्रग्स इन फॉर्म नंबर 20F। अगर हम लोग रिटेल या होलसेल ड्रग की सेल के लिए जो लाइसेंस इशू करवाते हैं, जिस लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, उसके लिए फॉर्म फिल करना होता है फॉर ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C एंड C1 फॉर्म नंबर 21 एंड शेड्यूल X ड्रग्स इन फॉर्म नंबर 20F। इसके लिए हम लोग अप्लाई करते हैं, बट जब हम लोगों को इसका इश्यू होता है, हम लोगों को परमिशन मिलती है शेड्यूल C, C1 एंड X के इशू जो कि सेल करने के लिए जो परमिशन मिलती है, वो हम लोगों को फॉर्म नंबर 20 के अंदर इश्यू होती है। एंड हम लोगों को जब अप्लाई करना होता है तो हम लोग C एंड C1 के लिए 21 एंड शेड्यूल X के लिए इन फॉर्म नंबर 20F। नेक्स्ट सर ये वन, तो फार्मासिस्ट नहीं रख सकता ना, कौन सी? ये सब जो फॉर्म होती है C21 और 20, ये सब, बिकॉज ये तो सर क्योंकि एक वाले में तो ये भी तो कोई भी ऑथर वही रख सकता है, 16 है तो, और प्रिस्क्राइब्ड के अंदर आते हैं ना सर। ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं है जो एक फार्मासिस्ट मेडिकल स्टोर पे नहीं रख सकता। सभी मेडिसिन फार्मासिस्ट अपने मेडिकल स्टोर पे रख सकता है। ओनली जो नार्कोटिक ड्रग्स है, वो नार्कोटिक ड्रग्स फार्मासिस्ट एक वन फार्मासिस्ट नहीं रख सकता, बिकॉज एक नार्कोटिक ड्रग्स को सेल करने के लिए 2 फार्मासिस्ट का होना जरूरी होता है। जिस लॉकर के अंदर नार्कोटिक ड्रग्स स्टोर होती है, उस लॉकर का लॉक जब ही खुलता है जब 2 फार्मासिस्ट वहां पे एट ए टाइम प्रेजेंट होते हैं। ओके ओके, बाकी C1 जो ड्रग्स होती हैं जो शेड्यूल्स के अंदर आती हैं, शेड्यूल H वगैरह की ड्रग्स, वो सभी ड्रग्स एक नॉर्मल फार्मासिस्ट रख सकता है, आराम से नॉर्मल ड्रग स्टोर पे रख सकता है। ओके ओके सर। नेक्स्ट वन, कंडीशंस फॉर जर्नल लाइसेंस। एक जर्नल लाइसेंस के लिए क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड होती है? फर्स्ट वन कंडीशन इज शुड बी डिस्प्ले इन ए प्रोमिनेंट प्लेस ओपन टू दी पब्लिक। जो कि हम लोगों को अगर कोई भी होलसेल या ड्रग वो रिटेल ड्रग स्टोर अगर हम लोग ओपन कर रहे हैं, तो वहां पे हम लोगों को जो भी हम लोगों की मेडिसिन है उनको हम लोग प्रॉपरली डिस्प्ले करेंगे। एंड द लाइसेंस शुड कंप्लाई विद द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स दे आर अंडर इन फोर्स। एंड जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स है उनके अकॉर्डिंग हम लाइसेंस को क्या करेंगे, हम लोगों के स्टोर के ऊपर कंप्लाई करेंगे, मतलब वहां पे उसको प्रेजेंट रखेंगे जो हम लोगों को लाइसेंस इश्यू होगा। एंड थर्ड वन इज एनी चेंज इन द क्वालिफाइड स्टाफ, any change in the qualified staff should be reported to the licensing authority within 1 minute, वो within 1 month। अगर हम लोग किसी भी होलसेल या ड्रग स्टोर से स्टाफ को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग लाइसेंसिंग अथॉरिटी को क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे, रिपोर्ट करेंगे विद इन ए 1 मंथ। अगर कोई भी स्टाफ हम लोगों के होलसेल या ड्रग स्टोर फार्मेसी से
चेंज होता है तो उसकी रिपोर्ट हम लोग लाइसेंसिंग अथॉरिटी को विद इन 1 मंथ रिपोर्ट करेंगे. एंड नेक्स्ट वन इज precautions prescribed by the licensing authority for the storage of schedule C and C1 drugs should be observed. हम लोगों को जब लाइसेंसिंग अथॉरिटी लाइसेंस इश्यू करती है तो उस टाइम प्रिकॉशंस क्या करती है, प्रिस्क्राइब करती है, बताती है किस चीज के लिए, फॉर द स्टोरेज ऑफ शेड्यूल सी एंड C1 ड्रग्स शुड बी ऑब्जर्व. शेड्यूल सी एंड C1 जो ड्रग्स होती हैं उनको हम लोग अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे. नेक्स्ट वन इज prior permission of the licensing authority is needed for. हम लोगों को जो भी मेडिसिन है उनकी परमिशन के लिए एक लाइसेंसिंग अथॉरिटी से नीड होगी, उनसे परमिशन लेने की जरूरत होगी. ओके, आज हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट वन क्लास में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. आप लोगों का 11:30 से LMS पे क्लास टेस्ट है तो सभी को क्लास टेस्ट ज्वाइन करना है. ओके ओके Okay, sir. Okay. ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू. जॉइन योर LMS क्लास टेस्ट. आपका LMS पे क्लास टेस्ट है 11:30 से, तो वो सभी को ज्वाइन करना है. 1 मिनट. ओके, join your class test on LMS.